हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो अपन यूथ पब्लिकेशन के जो सॉल्यूशंस हैं हम उनको कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको यूथ पब्लिकेशन की किताब का मिलेगा। करीब 10 से 15 हजार क्वेश्चंस हैं। तो उन सब के वीडियो सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइप के अगर 5 सवाल हैं तो मैं आपको 2 ही करवा दूं और 3 आपके लिए छोड़ दूं। बात समझ में आ रही है? मतलब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको लगेगा कि सर सेम सवाल है, बस संख्या चेंज है। जैसे 5 सवाल हैं तो पांचों के पांचों सवाल बिल्कुल सेम ही है, नंबर ही चेंज है बस। अगर 2 सवाल आपको बढ़िया से समझा दिया तो 3 सवालों को आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, इस किताब का सॉल्यूशन हम पूरे इस चैनल पर करने वाले हैं। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस किताब की अगर लेटेस्ट वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर मैंने डाल रखा है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं यार के सर हूं, मैं एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और पिछले 8 सालों से मैं स्पेशली रेलवे की गणित को पढ़ाता हूं। तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो 26वें नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें अपन कर चुके हैं। यहां से अपन बात करेंगे 27वें नंबर के सवाल की बात करेंगे। देखो यहां से बहुत आसान है, बात को समझना। चलिए, देखो यहां से बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों को आपको समझना है। कौन कौन सी बातों को समझना है? एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो छोटी सी बात समझिए, इधर ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझना है कि औसत क्या होता है। आप बोलेंगे सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। जब अपन औसत पढ़ेंगे तब तो आप इस सवाल को कर ही लेंगे, लेकिन अभी भी देखिए। देखो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर यहां से आपको योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? देखो योग निकालना है तो इस औसत की गुणा किससे करेंगे? संख्या से करेंगे। अगर आपको यहां से योग निकालना है तो औसत की गुणा किससे करेंगे? संख्या से करेंगे। देखो आप इस बात को ऐसे समझो, इस बात को आप लोग ऐसे समझो, जैसे 5 लड़कों का औसत, 5 लड़कों का औसत 10 है। अगर 5 लड़कों का औसत 10 है, अगर इस सवाल में आपको योग निकालना है तो क्या सिखाया कि संख्या की गुणा जैसे ही औसत से करेंगे तो यहां से जो योग है वो कितना निकल के आएगा? 50 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं सवाल को करूंगा तो सवाल देखो बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत। देखो यहां से आप क्या करेंगे? सबसे पहले इधर लिखेंगे औसत। भाई यहां पर लड़कियां हैं, लड़कियों को मैं बॉयज मान रहा हूं और लड़कियों को मैं क्या मान रहा हूं? गर्ल्स मान रहा हूं, ठीक है ना। लड़कियों को मैंने बॉयज माना है। चलिए, देखो लड़कों को मैंने बॉयज माना है और लड़कियों को मैंने क्या माना है? गर्ल्स माना है। और टोटल मिलाकर जो आएंगे वो अपने क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। टोटल मिलाकर जो आएंगे वो अपने क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट कहलाएंगे। देखो यहां से बात को समझना, एक मिनट, थोड़ा सवाल को मैं इधर छोटा कर देता हूं। चलिए, तो यहां से आप लोग ध्यान से देखना। देखो इधर बॉयज है, इधर गर्ल्स है, और टोटल मिलाकर जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अपन विद्यार्थियों की बात करेंगे, ठीक है ना। अपन जो बात करेंगे टोटल किसकी बातें करेंगे? अपन बात करेंगे विद्यार्थियों की बात करेंगे। विद्यार्थी,
चलिए, तो यहां से बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो किसकी बात करेंगे? विद्यार्थियों की बात करेंगे। देखो यहां से बहुत आसान है, ये जो एवरेज आपको लिख रखा है, औसत आपको लिख रखा है, आप लोग उसको लिखिए। देखो यहां पर आप लोग औसत लिखेंगे और यहां पर आप संख्या लिखेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, इधर लिखेंगे औसत, लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत और टोटल विद्यार्थियों का औसत, ठीक है ना। इधर संख्या लिखेंगे कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं और टोटल मिलाकर कितना है। और तीसरी लाइन में आप क्या करेंगे? योग लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि औसत को संख्या से गुणा करता है तो क्या मिलेगा? योग मिलेगा। अभी तो सिखाया भाई, यहां से औसत को अगर संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? योग आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहली लाइन में औसत लिखेंगे, दूसरी लाइन में संख्या लिखेंगे, तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे? योग लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए, अब यहां से देखो सवाल में जो जो बोला है ना वैसा वैसा लिखिए। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। कहने का मतलब, अगर मैं टोटल विद्यार्थियों की बात करूंगा तो विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना देके रखा है? 70 देके रखा है, ठीक है ना। देखो औसत वाली लाइन में औसत ही लिखेंगे, तो विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना देके रखा है? 70 देके रखा है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। चलिए, अच्छा यहां पर देखो जो लड़कियां हैं और यहां पर जो लड़कियां हैं, मैं यहां पर बॉयज और गर्ल्स लिख देता हूं। यहां पर जो बॉयज हैं और यहां पर जो गर्ल्स हैं, इनके औसत के बारे में कुछ बोला है। देखो क्या बोला है, आप बोलेंगे कि सर जो लड़कों का औसत है ना वो 20% ज्यादा है। अगर लड़कों का औसत 20% ज्यादा है तो आप यही तो बोलेंगे कि अगर लड़कियां 100 हैं तो लड़कों का कितना ज्यादा था? 20% ज्यादा था। अगर लड़के 20% ज्यादा हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे, ठीक है ना। जीरो से जीरो गया, दो से काटा 6 बार, दो से काटा 5 बार। तो आप बोलेंगे सर बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का अगर आप औसत देखेंगे तो जो अनुपात है वो कितना आ गया? 6:5 आ गया। लेकिन आप इसको 6:5 मत मानो, आप इन दोनों के पीछे क्या लगाकर चलो? एक्स लगाकर चलो। आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे 4:3 है तो इसको 4x और अपन 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहां से बोलेंगे सर जो अनुपात निकला है वो 6:5 मिला है, तो इसको 6x लिखा और इसको कितना लिखेंगे? 5x लिखेंगे। तो लड़कों का जो औसत है वो यहां से कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 6x आ गया। और जो लड़कियों का औसत है वो कितना निकल के आ गया? 5x निकल के आ गया। इन दोनों का जो टोटल मिलाकर औसत है वो कितना है? 70 है, ठीक है ना। लड़कों का औसत 6x आ गया, लड़कियों का औसत 5x आ गया और टोटल विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है? 70 दे के रखा है। चलिए, सवाल में आगे बोला है कि लड़कियों की संख्या का और लड़कों की संख्या का, देखो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 है। देखो यहां से जो बॉयज है वो 3 है, तो यहां से जो गर्ल्स है वो 2 है। टोटल मिलाकर 3 + 2 विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 5 निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पहली लाइन में औसत लिखा, दूसरी लाइन में संख्या लिखा, अब तीसरी लाइन में क्या करेंगे? योग करेंगे। योग कैसे मिला था भाई? औसत को अगर संख्या से गुणा करेंगे तो यहां से आप बोलेंगे सर 6×18 प्लस में, अगर यहां से इन दोनों का योग करेंगे तो आप बोलेंगे 10x और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 350 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपने बोला सर पहली लाइन में औसत लिखा, दूसरी लाइन में संख्या लिखा, योग कैसे मिलेगा? भाई औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? योग मिलेगा, ठीक है ना। औसत को संख्या से गुणा किया 18x, औसत को संख्या से गुणा किया 10x, औसत को संख्या से गुणा किया 350, ठीक है ना। अब आपको ये तो पता ही होगा कि लड़के और लड़कियों इन दोनों का योग करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? टोटल विद्यार्थियों का निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए बस कर लो, 18x और 10x कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे
सर 38x बराबर में कितना आ गया 350, यहां से निकल के आ गया, ठीक है ना। यहां से जो x का मान है आप बोलेंगे सर 350 में किसका भाग देंगे, 38 का भाग देंगे, यही तो होगा भाई। यहां से x का मान सॉरी यहां से 28x, यहां से इन दोनों को जोड़ा तो 28x बराबर में 350। तो यहां से x का मान कैसे निकालेंगे, 350 में इस 28 का भाग देंगे। देखो 7 से काटेंगे कितने बार कटेगा, आप बोलेंगे सर 7 तो 5 35, 50 बार। 7 से काटेंगे 7 चौक 28, इन दोनों को अगर आपस में काटेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितनी बार कटेगा, 12.5 बार कटेगा। बात आ रही समझ में, बहुत आसान है। देखो यहां से अब ये सवाल वो सवाल नहीं है कि आप डायरेक्ट ही इनको कर सके, इन सवालों में थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की, इनके औसत के बारे में बोला गया था कि लड़कों का औसत 20% ज्यादा है, तो ये 120 है, तो ये 100 है। काटेंगे तो 6:5, लेकिन 6:5 को 6x और 5x पद लिखेंगे, ठीक है ना। औसत वाली लाइन में औसत लिखा, टोटल विद्यार्थियों का औसत 70 देके रखा था। संख्या वाली लाइन में संख्या लिखा 3 और 2, देखो अपन को अनुपात देके रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थी 5 आ गया। अपन योग को योग के बराबर करेंगे, क्योंकि लड़का और लड़की इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थियों के बराबर बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो 18x और यहां से 10x, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स, ठीक है ना, बात को समझना, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी के बराबर बनेगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर x का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया। चलिए सवाल में बोला गया था कि लड़कियों का जो औसत है वो कितना है। देखो लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, 5x है। कहने का मतलब अपन को तो 5x का मान निकालना था, इस x का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया, ठीक है ना। इस 5 की गुणा अगर 12.5 से करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, 62.5, अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, आप इस सवाल को करेंगे तो x का मान 12.5 आ गया। अगर लड़कियों का औसत पूछा है तो x के स्थान पर 12.5 रखेंगे, 5 गुणा 12.5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहां से कितना निकलेगा, 62.5 निकलेगा, ठीक है ना। जब आप औसत वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो यह सवाल आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ऐसे सवालों को एलिगेशन के मेथड से भी बनाया जाता है। जब अपन एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पर ऐसे सवाल आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल की अगर मैं बात करूंगा, देखो सवाल में क्या बोला है, एक स्कूल में, सवाल को पढ़िए। हाँ, सवाल में बोला गया था कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बहुत आसान है, आप लोग बात को समझना, थोड़ी सी बात को समझना, ज्यादा भी नहीं समझनी, थोड़ी सी समझनी है बस। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे सर लड़के बॉयज और यहां से लड़कियां गर्ल्स, ठीक है ना। चलिए तो यहां से लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो अपन को कितना बोला है, आप बोलेंगे सर 5:6 बोला गया है, ठीक है ना। ये जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो कितना बोला है, 5:6 बोला है। चलिए 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो आप बताइए कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, अगर सवाल में यह बोला गया है कि कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्ट ही नई वाली का निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया भी था कि अगर ये अनुपात दे के रखा है तो आप इन दोनों के पीछे कितने कितने जीरो लगाएंगे, 2-2 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको रेगुलर क्लास जो अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लासें होती है उसमें भी सिखाया था कि जैसे 5:6 है तो आप इसको 5 और 6 मत मानो, आप इन दोनों के पीछे क्या लगा लो, 2-2 जीरो लगा लो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। देखो कैसे,
सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि यहां से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो यहां से कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। यहां से सिंपल सा फंडा ये होता है कि 40% को मिलती है, 40% को मिलती है तो 60% को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर 30% को मिलती है तो आप बोलेंगे सर 70% को नहीं मिलती, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बहुत आसान है। अगर अपन को नई वाला पूछा गया है तो अपन डायरेक्ट ही नई वाला निकालेंगे। देखो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो आप बोलेंगे सर 80% को नहीं मिलती, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर मैं बात करूंगा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो आप बोलेंगे सर 75% को नहीं मिलती होगी। अब देखो बहुत आसान है, डायरेक्ट यहां पर नई वाला निकालेंगे। 500 का 80% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 40 हो जाएगा। इस 600 का 75%, देखो 600 इसका 75%, 75/100 है ना। 25 दिया 75, 25 चौके 100, इसको काटेंगे 150, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती थी तो 80% को नहीं मिलेगी, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट नई वाला पूछा है तो अपन भी नई वाला निकालेंगे, ठीक है ना। 500 का 80% 400 और 600 का 75% कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब यहां पर इसी बात को परसेंटेज में देखो कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे टोटल मिलाकर 850 ऐसे लोग थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है ना। क्योंकि 400 तो लड़के थे, 450 लड़कियां थी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल छात्र 850 हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये 850 कितने में से है टोटल, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, बॉयज 500 है, गर्ल्स 600 है, तो टोटल मिलाकर विद्यार्थी कितने हैं, 1100 है। अगर परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो गुणा कैसे करेंगे, 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 850/11। देखो 850/11 अपना उत्तर निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अभी हो सके शुरुआत में आपको लगे थोड़े थोड़े कठिन सवाल, लेकिन जैसे ही आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे ना उसके बाद आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। और इस टाइप के सवाल तो क्लास में भी करवाए हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो अगला सवाल देखिए। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, कहने का मतलब जो भी छात्र फेल हो गए थे, बात को समझना, जो भी छात्र फेल हो गए थे उनकी संख्या कितनी बोली है, 592 बोली है। चलिए, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए, देखो इस सवाल को कैसे हल करना है। आप कुल छात्र कितने मान के चलेंगे, आप बोलेंगे सर 100 मान के चलेंगे, ठीक है ना। आप जो कुल छात्र हैं वो कितने मान के चलेंगे, आप बोलेंगे सर 100 मान के चलेंगे। टोटल छात्रों की संख्या कितनी मानी है, 100 मानी है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो 100 में से 82 छात्र तो ऐसे थे जो क्या हो गए थे, पास हो गए थे। बात को समझना, ठीक है ना। टोटल विद्यार्थी आपके पास में 100 थे, लेकिन 82 विद्यार्थी आपके पास में वो हैं जो क्या हो गए थे, पास हो गए थे। 100 में से 82 विद्यार्थी क्या हो गए थे, पास हो गए थे। चलिए, अब यहां पर सवाल में बोला गया था कि 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। ये जो 2% छात्र थे इनको वापिस से परीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। अब पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखने का क्या मतलब हो गया
कि उनके नंबर कम आए थे। बात को समझना, ठीक है ना, उनके नंबर कम आए थे और उनको वापस से क्या कर दिया, वापस से उनको परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब ये जो 2% छात्र थे ना, ये जो 2 छात्र थे ना, ये भी क्या हो गए थे, पास हो गए थे। बात को समझना, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा रखा है भाई। 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, ये तो सीधा सीधा दे के रखा है कि 100 टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से कितने पास हो गए, 82 पास हो गए, ठीक है ना। चलिए देखो, 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अब 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 2% पास हो गए थे, लेकिन हो सके उनके नंबर कम आए हैं तो उनको वापस से किस में रखा गया, परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब उनको वापस से एग्जाम दिलवाएंगे, लेकिन वो लोग फेल नहीं हुए थे, वो लोग यहां से पास ही हुए थे, ठीक है ना। चले, तो 82 पास हुआ, ये 2 लोग भी पास हुए थे, लेकिन नंबर कम आने की वजह से दोबारा परीक्षा में इनको रखवाया गया था। चले, तो 100 में से आप बोलेंगे कि टोटल मिलाकर कितने पास हो गए, 84 पास हो गए। बात समझ में आ रही है, टोटल 100 विद्यार्थी थे, उसमें 84 आपके क्या हो गए, पास हो गए। अच्छा, यहां से 84 पास हो गए, तो यहां से फेल कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 16 फेल हो जाएंगे। बात को समझना, ठीक है ना। 100 में से 82 के बारे में तो डायरेक्ट देके रखा था, पास हो गए, और ये 2 भी क्या हो गए, पास हो गए थे, लेकिन वापस इस वजह से रखा गया कि नंबर कम आए होंगे, ठीक है ना। तो 82 प्लस 4 मिलाकर 84 तो क्या हो गए, पास हो गए। 100 में से अगर 84 पास हैं तो आपके 16 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यहां से आप देखेंगे तो 16 फेल हैं, और यहां से आप देखेंगे तो 592 आपके क्या हो गए, फेल हो गए। तो एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखो यहां से 11 बचेगा, ठीक है ना, यहां से 11 बचेगा, तो यहां से 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। चले, यहां से फेल 16 और सवाल में फेल 592, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 37 है तो फिर 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जो कुल छात्रों की संख्या है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 3700 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। चलिए, चलिए तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो सवाल में क्या बोला है, ध्यान से समझना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ सही दिख रहा है आपको। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप मेरी छोटी सी बात को ध्यान रखना। अगर मैं यहां से आपको बोलूं, अगर मैं आपको यहां से बोलूं, बात को समझना, अगर मैं आपको यहां से बोलूं 40 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया। चलिए देखो यहां से बात को समझना, 40 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया। अगर आपको यह पता करना हो कि पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 40 अंक तो वो प्राप्त कर चुका है, ठीक है ना, 40 अंक तो उसके आ चुके हैं। 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 अंक उसके और भी आ जाते, क्या वो पास नहीं हो जाता क्या, आप बोलेंगे सर पास हो जाता, ठीक है ना। चले, तो अगर ऐसा बोला जाता है कि 40 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया, तो आप पास वाले अंक कैसे निकालेंगे भाई। 40 अंक तो उसके आ चुके थे, लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 अंक और भी आ जाएंगे तो 40 प्लस 20 मिला के 60 अंक प्राप्त करेगा, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। चलिए, तो यहां से सवाल कुछ ऐसा ही था। आप बोलेंगे
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। आप एक साइड रखेंगे परसेंटेज में और एक साइड रखेंगे आप अंकों में रखेंगे। देखो परसेंटेज में आप बोलेंगे तो 40%, ठीक है ना। परसेंटेज में आप बोलेंगे तो 40% चाहिए पास होने के लिए। और अंकों में अगर मैं बात करूंगा, देखो क्या बोला है, 120 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, तो आप बोलेंगे सर 120 अंक तो मिले हैं, 30 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर 30 अंक और भी आ जाते, क्या वो पास नहीं हो जाता? क्या बिल्कुल हो जाता। तो अंकों में आप बोलेंगे कि सर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। परसेंटेज में 40% देके रखा है और अंकों में कितना देके रखा है, 150 देके रखा है। भाई 120 तो प्राप्त कर चुका है, जितने से फेल हुआ है उतने जोड़ दो। तो आप बोलेंगे सर 150 अंक लाएगा, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। देखो 40% का मान 150 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 में 40 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए 40% का मान 150 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 में 40 का भाग देंगे। अगर 100% का मान निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो जीरो से आप जीरो काटेंगे, 4 इसको काटेगा 25 बार, 25 की अगर 15 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर उत्तर कितना मिल गया, 375 अपन को उत्तर मिल गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 40% अंक प्राप्त कर चुका है। और यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो 120 अंक वो प्राप्त कर चुका है, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 30 अंक और भी आएंगे तो आप बोलेंगे सर 150 अंक मिलेंगे, तब जाकर वो पास कहलाएगा, ठीक है ना। तो 40% बराबर 150, क्योंकि एक साइड रखेंगे परसेंटेज में और एक साइड रखेंगे अंकों में, तो यहां से आपका 100% का मान कितना हो गया, 375 हो गया। क्लासरूम में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं, ठीक है ना। चलिए देखो अगला सवाल क्या है, ये सवाल अपन ने कर लिया, कल की क्लास में ये सवाल अपन ने कर लिया, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, कल की क्लास में ये सवाल अपन कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोला गया था कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और कितना है, आप बोलेंगे सर 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, बहुत आसान है, 45% उत्तीर्ण हुए, तो आप बोलेंगे कि एक तरफ अनुत्तीर्ण को रखो परसेंटेज में और एक तरफ अनुत्तीर्ण को किस में रखेंगे, संख्या में रखेंगे, ठीक है ना। ये तो करते हैं अपन, भाई एक साइड अनुत्तीर्ण को परसेंटेज में रखेंगे और एक साइड अनुत्तीर्ण को किस में रखेंगे, संख्या में रखेंगे। अगर 45% उत्तीर्ण हुए हैं तो आप बोलेंगे सर 55% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। बात को समझना, ठीक है ना। अगर 45% उत्तीर्ण हुए हैं तो 55% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। सवाल में 79,750 क्या देके रखा है, उत्तीर्ण नहीं हुए। अब उत्तीर्ण नहीं हुए, इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा कि वो फेल हो गई, ठीक है ना। अगर इधर देखूंगा 45% अगर पास है, उत्तीर्ण है, तो 55% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और यहां पर अपन बात करेंगे 79,750 क्या हो गया, फेल हो गया। कहने का मतलब अनुत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण के बराबर रखेंगे, इधर परसेंटेज में देखेंगे तो 55% है और इधर संख्या में देखेंगे तो 89,750 है, ठीक है ना। कुल छात्रों की संख्या, तो 1% का मान निकालेंगे तो 79,750 में अपन किसका भाग देंगे, 55 का भाग देंगे, ठीक है ना। क्योंकि 55% का मान इतना है तो 1% का मान निकालने के लिए 55 का भाग देंगे। जब 1% का मान निकल के आ जाएगा तो 100% का मान निकालने के लिए अपन 100 का भाग देंगे। काटिए, देखो यहां से 11 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 7 77, 2 बचा, है ना। 11 से नहीं कटेगा, हाँ 11 7 77। आप बोलेंगे सर 2 बचा है,
यहां से क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचाएं, 11 पंजे 55, मतलब बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे 11 का भाग देंगे, पूरा पूरा कट रहा था। आप इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बचाएं, चारों पंजे 20, 2 बचाएं, पचम 25। तो आप बोलेंगे सर 1% का मान कितना हो गया, 1450 हो गया। अगर 100% का मान निकालना है तो आप 100 से गुणा करेंगे, तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 1,45,000 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अनुत्तीर्ण परसेंट को अनुत्तीर्ण के बराबर करेंगे। 55% अनुत्तीर्ण है, क्योंकि 45% उत्तीर्ण है, तो 55% अनुत्तीर्ण हो गया। 79,750 आपका अनुत्तीर्ण हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 55 को अपन नीचे लेकर जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 11 से काटेंगे 145 बार, है ना, 1450 बार। तो 1% का मान 1450, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1,45,000 अपना उत्तर निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल अपन यहां से करेंगे, देखो बहुत आसान है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले सेम सवाल मैंने करवाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेम टाइप का सवाल आएगा तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में अनलिमिटेड सवाल है, 15,000 सवाल है। ऐसे अगर एक ही सवाल 5 बार आया है, 5 बार ही बताने लग गया, तो फिर कभी इसका सॉल्यूशन पूरा नहीं हो पाएगा। सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था, वहां से जाके इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात करिए। अभी थोड़ी देर पहले सवाल करवाया, आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन करवाया सेम वही सवाल है ना, आप लोग देखेंगे। देखो यहां पर एक स्कूल में एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, आप बोलेंगे सर यहां से परसेंटेज में देखा तो 40%, बराबर में अंकों में देखेंगे 70 नंबर मिले, 20 अंकों से फेल हो गया, तो 70 प्लस 20 मिला के कितना हो जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 40% का मान 90 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 90 बटे में 40 हो जाएगा। अगर आपको 100% का मान निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अभी करवाया था ऐसा सवाल, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 0 से 0 गया, 4 इसको काटेगा 25 बार, तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, 225 अपना उत्तर निकल के आएगा। अभी करवाया था, थोड़ी देर पहले करवाया था। चलिए सवाल में देखो आगे क्या बोला है, बात को समझना कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना है, ठीक है ना। छोटी सी बात यहां पर समझाऊंगा, बात को समझना। अच्छा सवाल में अगर ऐसा बोला जाए कि आपके 30% बने हैं, ठीक है ना। अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि आपके कितने परसेंट बने हैं, 30% बने हैं, तो यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके 55 नंबर आए हैं, टोटल सारे सब्जेक्टों में अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर आपके कितने नंबर आए हैं, 55 नंबर आए हैं। चलिए और आपके कितने परसेंट बने हैं, 30% बने हैं। तो इस बात को देखो आप कैसे लिखेंगे, भाई आपके 55 नंबर आए हैं, लेकिन कितने में से, आप बोलेंगे सर मुझे नहीं पता कितने में से, पेपर कितने नंबर का था, मान लो ये अपन को नहीं पता, ठीक है ना। चलिए लेकिन आपको 55 नंबर मिले हैं,
और वो 55 नंबर कितने में से मिले हैं? आप बोलेंगे सर यही तो नहीं पता। चलिए फिर आप बोलेंगे सर इसका जो मान है वो किसके बराबर निकल के आएगा? 30% के बराबर, क्योंकि जो टोटल परसेंट बनी है वो कितनी बनी है? आप बोलेंगे सर 30% बनी है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, बात को समझना, कि अगर मान लो आपके 40% बन गई, ठीक है ना, आपके टोटल मिलाकर कितने परसेंट बनी है? 40% बनी है। और मान लो यहां पर आप बोलेंगे सर 480 नंबर मिले हैं। आप बोले हैं कि आपके कितने नंबर मिले हैं? आप बोलेंगे सर मेरे को 480 नंबर मिले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे कि 480 नंबर आपके मिले हैं कितने में से? आप बोलेंगे सर यही तो नहीं पता कि कितने में से। तो ये बराबर किसके होगा भाई? 40% के बराबर होगा। तो 40% को अपन कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 40/100 लिखेंगे। आप जैसे इसको काटने की कोशिश करोगे ना, देखो 0 से 0 कटा, 4 इसको काटेगा 120 बार, वज्र गुणा करेंगे तो इस टी का मान कितना निकल के आ गया? 1200 निकल के आ गया। तो आप बोलेंगे सर टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था? 1200 नंबर का था, ठीक है ना। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो आपके 30% बने हैं और आपको यहां से 90 नंबर मिले हैं, ठीक है ना। आपके 30% बने हैं और आपको कितने नंबर मिले हैं? 90 नंबर मिले हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि कुल जो प्राप्तांक, कुल अगर पूर्णांक की बात करूंगा तो कुल पूर्णांक कितना है? कुल पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पेपर हैं अगर सभी के टोटल अपन उनको जोड़ेंगे, भाई ये होता है ना कि पेपर कितने कितने नंबर का था। अगर पेपर 100 नंबर का है तो अगर 5 पेपर है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 मिलाकर 500 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो कुल पूर्णांक का मतलब यह है कि टोटल सारे सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं तो टोटल पेपर कितने नंबर के थे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 90 मिले हैं, लेकिन 90 कितने में से मिले हैं यही तो नहीं पता, ये तो निकालना है बराबर। इसी बात को परसेंटेज में कितना बोलेंगे? 30% बोलेंगे तो वो 30 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 30 इसको काटेगा 3 बार, वज्र गुणा करेंगे तो यहां से कितना निकल गया? आप बोलेंगे सर 300 निकल गया। अब ये 300 आपका क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर ये 300 आपका क्या कहलाएगा? कुल पूर्णांक कहलाएगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके पास में है अगर उनके आप बोलोगे ना कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का था तो आप बोलेंगे सर 300 मार्क्स के थे, ठीक है ना। चलिए देखो वैसे ही कुछ ये सवाल है, बात को समझना, आसान सा सवाल है, दिख रहा होगा आपको, है ना? दिख रहा ही नहीं दिख रहा? चलिए तो आप बोलेंगे यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में, अच्छा ये तो इधर रह गया सवाल, देखो यहां से रह गया। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला है कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, टोटल मिलाकर 4 विषय हैं। आप बोलेंगे सर पहला विषय, आप बोलेंगे दूसरा विषय, आप बोलेंगे तीसरा विषय और आप बोलेंगे चौथा विषय, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने विषय हैं? आप बोलेंगे 4 विषय। भाई मैथ गणित रीजनिंग हिंदी मान लो, ठीक है ना, 4 विषय हैं। सवाल में बोला है कि पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। कहने का मतलब पहले नंबर का जो पेपर था ना वो 50 का था, ये दूसरे नंबर का पेपर है ये भी 50 का है, और तीसरे नंबर का जो पेपर है वो भी कितने का है? 50 का है। सवाल में बोला गया था कि पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक कितना था? 50 था। मतलब पहला जो पेपर था वो भी 50 नंबर का था, दूसरा जो पेपर है वो भी 50 नंबर का है, और तीसरा जो पेपर है वो भी कितने नंबर का है? आप बोलेंगे सर 50 नंबर का है, ठीक है ना। चलिए सवाल में आगे बोला है जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किया है। देखो ये जो शब्द आया है ना औसतन, इसका मतलब ये होता है
कि प्रत्येक सब्जेक्ट में औसत जो शब्द होता है ना वो प्रत्येक को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, तो राहुल ने औसतन, औसतन मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में, औसतन का मतलब ही यही होता है कि प्रत्येक की बात कर रहा था। चलिए, तो औसतन मतलब प्रत्येक में 60% अंक प्राप्त किया है। आप बोलेंगे सर पहले वाले में भी 60% अंक प्राप्त किया, तो 50 का 60% निकालेंगे 30 हो गया। इस दूसरे में भी 60% अंक प्राप्त किया और इस तीसरे में भी 60% अंक प्राप्त किया। भाई 50 का अगर 60% निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 30 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अपन ने ये किया है, यहां पर अपन ने ये किया है कि 3 जो पेपर थे उसमें प्रत्येक में 60-60% अंक प्राप्त किया है। औसतन का मतलब यही होता है कि प्रत्येक में 60-60% मिला है। देखो, पहले वाले में 60% मिला 30, दूसरे वाले में भी 60% मिला 30, और तीसरे वाले में भी कितना परसेंट मिला, आप बोलेंगे 60% मिला, तो कितना हो गया, 30 हो गया। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया। इस चौथे वाले में कितना प्राप्त किया है, आप बोलेंगे सर यहां से 54 प्राप्त किए, ठीक है ना। पहले जो 3 विषय हैं इसमें 60-60-60% प्राप्त किया था, लेकिन जो चौथा विषय है उसमें कितना प्राप्त किया है, आप बोलेंगे सर 54 अंक प्राप्त किया है। चलिए, आगे सवाल में बोला है कि कुल विषयों का जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो 64% है। कहने का मतलब टोटल मिलाकर उसके कितने परसेंट बनी है, 64% बनी है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा तो उसके कितने परसेंट बनी है, आप बोलेंगे सर 64% बनी है। ये जो 64% दे के रखा है, ये क्या दे के रखा है कि टोटल सारे विषय की अगर मैं बात करूंगा तो उसके कितने परसेंट बना है, 64% उसके बना है। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, कहने का मतलब जैसे पहला पेपर 50 नंबर का था, दूसरा पेपर भी 50 नंबर का था, तीसरा पेपर भी 50 नंबर का था, वैसे ये जो चौथा पेपर है वो कितने नंबर का है, यही अपन को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। चलिए, आप मुझे बताइए कि टोटल मिलाकर उसको कितने नंबर मिले हैं। भाई 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 और यहां से 54 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में अगर 54 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 144 मिलेगा। तो सवाल में यही तो बोला है कि 144 नंबर उसको मिल गया, लेकिन टोटल कितने में से अपन को यही तो नहीं पता। अगर टोटल पूर्णांक पता चल जाए तो अपन तो फिर चौथे वाले का यूं ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 144 नंबर इसको मिल गया। भाई सारे सब्जेक्ट का मिलाकर आप बोलेंगे तो 144 इसको मिल गया, कितने में से, लेकिन अपन को यह नहीं पता कि कितने में से, तो उसको टी मान लिया। और ये जो परसेंटेज है वो कितना बोला है, आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज 64% बोला है, तो 64% को क्या लिखेंगे, 64 में अपन 100 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से क्या कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे सर यहां से आराम से कटेगा। देखो, यहां से 8 से काटेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 एकम 8, 18 बार कटेगा, ठीक है ना। 8 से काटेंगे तो यहां से 8 बार कटेगा। 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 2 इसको काटेंगे 9 बार कटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा तो 9/टी बराबर, यहां से आपने देखा 1/25, इसको वज्र गुणा करेंगे तो टी का मान कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 225 निकल के आ गया। अब इस टी का मतलब क्या हो गया कि यहां से कुल पूर्णांक की बातें अपन कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए, सवाल में आप लोग देखेंगे तो सवाल में बोला था कि पहला पेपर 50 नंबर का था, दूसरा पेपर 50 नंबर का है, तीसरा पेपर 50 नंबर का है, लेकिन चौथा वाला पेपर कितने नंबर का है ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। चलिए, पहले पेपर में 60% मिला 30, दूसरे में भी 60% मिला, और तीसरे में भी कितना मिला है, 60% मिला है, और चौथे में कितना मिला है, आप बोलेंगे सर 54 मिला है। इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल मिलाकर मेरे को कितने नंबर मिल चुके हैं, 144 नंबर मिल चुके हैं।
चलिए अब 144 कितने में से मिले, अपन को नहीं पता कि टोटल कितना है। बराबर में देखो 64% को 64/100 लिखेंगे, इनको काटेंगे पीटेंगे तो इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 225 निकल के आया है ये कुल पूर्णांक निकल के आया है कि चारों पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो 225 नंबर का पेपर था, ठीक है ना। चलिए अब 225 में से आप बोलेंगे सर 50 50 और यहां से 50, ठीक है ना। भाई ये 225 क्या निकल के आया, आप बोलेंगे सर इन चारों पेपर के अगर अपन जोड़ेंगे तो यहां से 225 बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर इन चारों के पूर्णांकों को अपन जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनना चाहिए, 225 बनना चाहिए। तो 50 50 50 150 तो यहां से है, तो आप बोलेंगे कि कितना बचा है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा है, 75 बचा है। बात समझ में आ रही है भाई। 50 50 50 150 ये हो गया, लेकिन टोटल पूर्णांक कितना था, 225 था। 225 में से 150 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना मिलेगा, यहां से 75 मिलेगा। तो जो चौथा पेपर था वो कितने नंबर का था, आप बोलेंगे सर वो था 75 नंबर का, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो बहुत आसान है ना। इस सवाल को आप लोग फिर से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवाल आपके रेलवे ने पूछा है। वापस से ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, तो आप एक बार इसको वापस से रिवाइज करके देखिए, ठीक है ना। चलिए देखो अगले सवाल की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान समझना। देखो अगले सवाल की अगर मैं बात करूंगा, सवाल में बोला है कि यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक मिला है। देखो यहां से भौतिक विज्ञान और यहां से रसायन। भौतिक विज्ञान में कितना मिला है, आप बोलेंगे सर 72%। और रसायन विज्ञान में कितना मिला है, आप बोलेंगे सर 68%। ये मानते हुए कि दोनों विषयों की जो भारिता है वो क्या है, समान है। मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में अगर मैं बात करूंगा तो आप यूं मान के चलो कि जो भौतिक विज्ञान वाला पेपर था वो 100 नंबर का था, तो रसायन विज्ञान वाला पेपर भी कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि सवाल में बोला है ना कि दोनों की भारिता समान है। भारिता का मतलब क्या हो गया कि भौतिक विज्ञान का पेपर 100 नंबर का है, तो रसायन विज्ञान का पेपर भी कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। दोनों की भारिता समान है, कहने का मतलब अगर ये 100 नंबर का है तो ये भी कितने का होगा, 100 का होगा। देखो 100 में से 72 इसको भौतिक विज्ञान में मिला है और 100 में से 68 इसको किस में मिला है, रसायन विज्ञान में मिला है। तो टोटल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 140 हो जाएगा, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो यहां से टोटल मिलाकर कितना हो गया, 140 हो गया। लेकिन 140 कितने में से, आप बोलेंगे सर 100 प्लस 100 200 में से। परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 140 में 2 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि अपना जो उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, 70% अपना उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में अगर आपको बोला जाए कि इनकी भारिता समान है, ठीक है ना। अगर सवाल में बोला जाए कि समान भारिता है, समान भारिता है, अगर सवाल में बोला जाए कि समान भारिता है तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को जोड़कर किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 140, अगर 2 का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, 70% आपका उत्तर निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, आप बोलेंगे सर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है होती है। यदि परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए, ठीक है ना। ऐसा सवाल करवा दिया, आप बोलेंगे सर परसेंटेज में कितना देके रखा है, 33% देके रखा है, ठीक है ना। आप इधर लिखेंगे कि पास होने के लिए और इधर भी आप लिखेंगे पास होने के लिए।
अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33% चाहिए। लेकिन अंकों की बात करूंगा, देखो अंकों की बात करूंगा तो आप पास वाले अंक कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सिखाइए ना कि 210 अंक प्राप्त होते हैं। 210 अंक तो वो प्राप्त करता है, 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसके 21 अंक और भी मिलते, क्या वो पास नहीं हो जाता क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाता, ठीक है ना। चले देखो यहां से कैसे निकालेंगे, 210 तो उसके मिल चुके हैं, 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 21 अंक उसके और भी मिल जाते, क्या वो पास नहीं हो जाता क्या? बिल्कुल हो जाता। तो टोटल मिलाकर पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 231 चाहिए, ठीक है ना। तो 33% तो उसको परसेंटेज में चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे आप बोलेंगे सर अंकों में कितना चाहिए था, 231 चाहिए था, ठीक है ना। तो 1% का जो मान है वो कैसे निकालेंगे, 231 में अपन किसका भाग देंगे, 33 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको काटेंगे, अगर इसको काटेंगे तो यहां से कितनी बार कटेगा, आप बोलेंगे सर डायरेक्ट यहां से 7 बार कट रहा था, ठीक है ना। चलिए अगर 1% का मान 7 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इस 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 700 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल में ऑलरेडी अपनी जो क्लासेस होती है ना रेगुलर वाली कॉन्सेप्ट वाली, उसमें मैं सिखाता हूं, ठीक है ना। चलिए देखो अगले सवाल में ध्यान से देखना। सवाल में बोला है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किया है तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। चलिए देखो बहुत आसान है, यहां पर राखी थी और यहां पर मोहन था, ठीक है ना। यहां पर दो ही तो इंसान थे, एक मेरी राखी थी, मेरी नहीं आपकी, ठीक है ना। चलिए यहां पर एक आपकी राखी है और यहां पर एक मेरा क्या है, एक मोहन है। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा तो राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप मुझे बताइए कि राखी के जो नंबर है वो कितने ज्यादा होने चाहिए, 12 अंक ज्यादा होना चाहिए। सवाल में यही तो बोला है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया है। इसका मतलब ये होगा कि राखी के अंक ज्यादा हैं और मोहन के अंक कितने रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग खुद बताइए, राखी और यहां से मोहन, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि राखी ने 10 अंक ज्यादा प्राप्त किया, अगर राखी ने 10 अंक ज्यादा प्राप्त किया तो आप बोलेंगे सर राखी के अंक ज्यादा है और मोहन के अंक क्या है, कम है। जैसे मोहन के अंक 50 है तो राखी के क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर राखी के अंक ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो राखी के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अगर मेरे को आप लोग बताइए कि राखी के जो अंक हैं वो 80 है तो मोहन के कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 70 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि राखी को ज्यादा ही रखना है और मोहन को कम ही रखना है। अगर राखी के ज्यादा है 80 है तो फिर मोहन के 10 कम होंगे, कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर राखी 10 ज्यादा है तो मोहन क्या होगा, 10 कम होगा, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर ये 50 है, अगर मोहन कम है तो राखी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 10 ज्यादा होगी। तो यहां से जो राखी है वो कितने हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आप बोलेंगे आप बोलेंगे सर यहां पर सवाल में राखी के बारे में देखे रखा था, राखी ने 200 में से 54% अंक प्राप्त किया। तो आप खुद बताइए कि 200 का जो 54% है वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, आप बोलेंगे सर 108 हो गया। तो यहां से जो राखी के अंक हैं वो यहां से कितने आ गए, 108 आ गए। क्योंकि राखी के बारे में बोला है ना
कि 200 में से 54% अंक प्राप्त किया है, तो 200 का 54% राखी को मिला है, तो 200 का 54% निकालेंगे तो यहां से ये जो अंक हैं वो किसके अंक हैं, आप बोलेंगे सर राखी के अंक है, ठीक है ना। तो राखी को कितना मिला है, आप बोलेंगे सर 108 मिला है। चले, सवाल में ये तो बोला था भाई राखी को ज्यादा रखना है और मोहन को कम रखना है, क्योंकि राखी के जो अंक है ना वो मोहन से कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है। आप खुद बताएंगे भाई राखी के 108 हैं तो मोहन के कितने हो जाएंगे, बताइए। आप बोलेंगे सर 96 हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि राखी को 12 अंक ज्यादा मिले हैं, तो मोहन के अंक क्या होंगे, 12 कम होंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा था, आप बोलेंगे सर राखी के ज्यादा है, और कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है ना। तो राखी को 108 मिला है तो मोहन को कितना मिलेगा, 96 मिलेगा, 12 कम मिलेगा, तो मोहन के अंक कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप लोग देखेंगे, तो एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। चलिए, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप लोग छोटी सी बात मेरी आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बोलूं 70% अंक प्राप्त किया तथा 10% से फेल हो गया। देखो यहां से बात को समझना कि 70% अंक प्राप्त किया, आप बोलेंगे सर 70% तो उसको मिल चुके हैं, है ना, ये तो लॉक हो चुका है कि उसको मिल चुके हैं। चलिए 70% अंक प्राप्त किया, ये जो 70% है ये तो उसको मिल चुका है। आगे सवाल में बोला है कि 10% से फेल हो गया, अगर 10% नंबर और भी आ जाते क्या वो पास नहीं हो जाता क्या, तो आप बोलेंगे सर 80% चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से मैं बात करूंगा 70% अंक प्राप्त किया, 70% अंक उसके मिल चुके हैं, ठीक है ना। 10% से वो फेल हो गया, अगर 10% उसके और भी आ जाते क्या वो पास नहीं हो जाता क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाता, ठीक है ना। अगर आपको इनमें डाउट होता है कि सर ये पास वाला कैसे निकालना है, तो बहुत आसान है भाई, जितने मिले हैं उसको तो ऐसे कैसे रखना है, फिर यहां पर उल्टा करेंगे। अगर फेल हुआ है तो प्लस करेंगे, अगर ज्यादा उसको मिला है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहां से बोलता हूं कि 60% अंक प्राप्त किया तथा 5% अंकों से फेल हो गया। चलिए तो आप बोलेंगे सर पास होने के लिए, यहां पर अगर मैं निकालूं पास होने के लिए उसको कितना परसेंट चाहिए, तो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर 60% अंक मिला है, देखो 60% अंक उसको क्या मिला है, मिल गया, मतलब ये तो प्राप्त हो गया, ठीक है ना। 60% उसको प्राप्त हो गया, 5% अंकों से वो फेल हो गया। आप बोलेंगे सर 5% अगर और भी आ जाते क्या वो पास नहीं हो जाता क्या, बिल्कुल हो जाता। तो पास होने के लिए टोटल उसको कितना चाहिए, 65% चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ये प्लस कैसे किया, माइनस कैसे किया, बहुत आसान है। अगर 5% से वो फेल हो गया, बात को समझना, अगर यहां पर आ गया फेल हो गया तो आपको प्लस करना है, प्लस करना है, क्योंकि फेल वाले आदमी के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहां पर बोला गया है कि 5% से फेल हो गया, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता, बात को समझना,
अगर मान लो ऐसा होता कि 40% अंक प्राप्त करके वह 10% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो आप बोलेंगे सर पास होने के लिए उसको कितना परसेंट चाहिए। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 40% अंक तो उसको मिल चुके हैं, ठीक है ना। 10% अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर ये 10% अंक प्राप्त नहीं भी करता ना तो भी वो पास कहलाता। बात समझ में आ रही है। 40% तो उसको मिल चुके हैं, 10% अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर ये 10% नहीं भी प्राप्त करता ना तो भी वो क्या कहलाता, पास कहलाता। तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर 5% अंकों से फेल हो गया, अगर यहां पर लिखा है फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि अधिक मिला है, ज्यादा मिला है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 30% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है ना। वैसे ये सवाल है, सबसे पहले तो आप इन दोनों परसेंटेज को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, ऊपर सवाल में लिखा है कि 65% अंक प्राप्त करके कितने से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। चलिए आगे सवाल में बोला गया था कि 80% अंक प्राप्त किया। आप बोलेंगे कि 80% अंक प्राप्त किया और यहां से अर्हता अंकों से 5% अधिक मिले हैं। अगर ये 5% नहीं भी प्राप्त करता तो आप बोलेंगे सर कितने परसेंट अंकों से पास हो जाता। अगर 75% भी उसके आ जाते तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है ना। देखो यहां से सीधा सा फंडा यह है कि 80% तो उसको मिल चुके हैं, लेकिन 5% ज्यादा मिले हैं। अगर ये 5% नहीं भी मिलते ना तो भी वो क्या कहलाता, पास कहलाता। तो 80% मिल चुके हैं, 5% ज्यादा मिला है, अगर ये नहीं भी मिलता तो भी पास कहलाता। तो 75% में वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और सिंपल सा फंडा है कि अगर अधिक शब्द देके रखा है तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर इधर फेल शब्द देके रखा है तो इधर क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इन दोनों परसेंटेज को मिलाकर सिंगल परसेंटेज कितना आ गया, 75% आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग काट दो और इन दोनों के स्थान पर अपन ने कितना रख दिया, 75% रख दिया। एक तरफ आप रखेंगे परसेंटेज में और एक तरफ आप रखेंगे अंकों में। अगर परसेंटेज में मैं बात करूंगा तो यहां पर 65% और 75%, इन दोनों का अगर आप अंतर लोगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मैंने आपको ये सवाल जब क्लास में करवाया था तब कैसे करवाए थे भाई, जो भी परसेंटेज अपन को दे के रखा है उनका अपन अंतर लेते हैं तो अंतर कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है ना। तो परसेंटेज में अंतर तो कितना आ गया, 10% आ गया। अब अंकों में अंतर देखिए, यहां से अगर मैं अंक की बात करूंगा तो अंक तो सवाल में एक ही देके रखा था। तो आप बोलेंगे सर अंक तो सवाल में एक ही देके रखा था, तो यहां पर अंक क्या रखेंगे, अपन 20 रखेंगे, ठीक है ना। चले आप बोलेंगे सर यहां से सबसे पहले तो इन दोनों परसेंट को अपन ने सिंगल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इन दोनों परसेंटेज को सिंगल परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही अपना सवाल नॉर्मल सवाल बन जाएगा। देखो कैसे, 65% और 75% का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। इधर अंकों में अगर अंतर निकालेंगे तो यहां से तो पूरे सवाल में जो अंक है वो मुझे कितना देके रखा है, एक ही देके रखा है, 20 ही देके रखा है। देखो 10% का मान 20 है तो 1% का मान 2 हो जाएगा और 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, आप बोलेंगे सर 200 है, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में आगे बोला गया था, बात को समझना, सारे ये सवाल कर लेते हैं इस टाइप के कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है,
एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने परसेंट लाना आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए, तो देखो सवाल में आप बोलेंगे सर दो प्रश्न पत्र थे, पहला वाला और यहां से अपन बात करेंगे दूसरा वाला। ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर वो 50% नंबर लाता है टोटल मिलाकर तो वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। चलिए, आगे सवाल में बोला गया था कि एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। कहने का मतलब जो पहला वाला पेपर था वो 200 नंबर का था, इसमें 40% अंक प्राप्त करेगा तो यहां से कितने प्राप्त करेगा, 80 प्राप्त करेगा। ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि जो पहला पेपर था वो 200 नंबर का था, लेकिन 200 में से इसने कितना प्राप्त किया है, 40% प्राप्त किया है। तो 200 का 40% निकालेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 80 मिलेगा। चलिए, आगे सवाल में बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले, कहने का मतलब जो दूसरा पेपर था वो कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। इस 150 में से उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए, तो यहां से आप मुझे बताइए कि टोटल मिलाकर उसको कितने नंबर मिले हैं। आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर उसको मिले हैं 80 प्लस में x मिले हैं। कितने में से, 200 प्लस 150, आप बोलेंगे सर 350 में से। और सवाल में जो टोटल परसेंटेज देके रखा था वो 50% देके रखा था, क्योंकि आप बोलेंगे सर 50% नंबर लाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। या फिर यूं मान के चलो कि उसके टोटल मिलाकर कितने परसेंट बने हैं, 50% बने। ठीक है ना। ऐसा सवाल करवाया था ना अभी। आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 80 प्लस x, आप बोलेंगे सर इतना उसको मिला है। ठीक है ना। चलिए, कितने में से, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 350 में से बराबर, देखो 50% अंक उसको मिला है तो कितना हो जाएगा, 50 बटे में 100 हो जाएगा। आप जैसे इसको हल करेंगे, देखो 1 बटे में 2। ठीक है ना। चलिए, ये 2 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 175, वज्र गुणा करेंगे तो 80 प्लस x बराबर में 175। इस 80 को इधर भेजेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, देखो 80 को उधर भेजेंगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, हाँ यहां पर मिस्टेक किया है। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से 175 और 80 प्लस x बराबर में 175। ओके ओके, देखो यहां से अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक की है सवाल में, ध्यान से देखना। सवाल में बोला गया था कि पहला पेपर 200 नंबर का था, उसको कितना मिला है, 40% मिला है तो 80 हो गया। दूसरा पेपर कितने नंबर का था, 150 नंबर का था, और यहां से उसको कितना मिला है वही अपन को निकालना है। सवाल में बोला गया है कि टोटल मिलाकर उसको 50% नंबर लाना था, तब जाके वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो पेपर आप बोलेंगे सर 350 नंबर का था। ठीक है ना। टोटल मिलाकर ये जो पेपर है वो 350 नंबर का था। इसका जो 50% है, अगर वो इतना लाता है तो आप बोलेंगे कि वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। तो 350 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों पेपर में मिलाकर उसको कितने नंबर लाने हैं, 175 नंबर लाने हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वो जो पिछला वाला सॉल्यूशन किया था वो भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। 175 में से आप बोलेंगे 80 इसको मिल चुके हैं। ठीक है ना। 175 में से अगर यहां पर बोलेंगे कि 80 अपन को मिल चुके हैं तो यहां से इसको कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 175 में से 80 यहां से मिल चुके हैं तो इसको कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 95 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 80 प्लस 95 को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल यहां से कितना बन गया, 175 बन गया। बात को समझना कि टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 350,
इस 350 का अगर वो 50% नंबर लाता है तो आप बोलेंगे सर पास कहलाएगा। तो 350 का 50% कितना हो गया, 175 हो गया। 175 में से 80 नंबर पहले पेपर में ला चुका है, तो यहां से वो बचे कुछ नंबर इसमें लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर अपन से ये पूछा जाता कि दूसरे पेपर में उसको कितने नंबर लाना है, तो अपना उत्तर कितना हो जाता, 95 हो जाता। लेकिन आप बोलेंगे सर यहां से तो परसेंटेज में पूछा है, तो उसको देखो परसेंटेज में निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा भाई, उसको 95 नंबर लाना है कितने में से, आप बोलेंगे सर 150 में से, ठीक है ना। इसको 95 नंबर लाना है कितने में से, आप बोलेंगे सर 150 में से। अगर यहां से गुणा करूंगा मैं 100 से, तो आप बोलेंगे 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, एक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटे में 3, 6 तिया 18 है ना, यहां से एक बचेगा। कहने का मतलब 63.33% इस सवाल का उत्तर है। तो समथिंग समथिंग आप देखेंगे तो जो आपका उत्तर है वो कितना बनेगा, 64% बनेगा, ठीक है ना। चलिए इससे पहले जो सॉल्यूशन में आपको बता रहा था वो भी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर यहाँ पर है ना, अभी से पहले जो किया था उसको देख लो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल मिलाकर x प्लस में 80 उसको मिला है कितने में से, आप बोलेंगे सर 350 में से, बराबर कितना परसेंट देके रखा है, 50% देके रखा है। 50% को कितना लिखेंगे, 50 बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो आप बोलेंगे सर 150, दो इसको काटेगा 175, वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 80 बराबर कितना हो गया, 175 हो गया, ठीक है ना। इस 80 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 175 में से 80 घटाऊंगा तो ये कितना आ गया, 95 आ गया। लेकिन अपन को परसेंटेज में बताना है तो 95 बटा 150 इंटू 100 करेंगे, अपना उत्तर निकल के जाएगा। इससे पहले जो अपन कंफ्यूज हो रहे थे ना वो भी बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन इस प्रकार से देख लिया था कि परसेंटेज को नहीं देखा था, ठीक है ना। अगर अंकों में बोला जाता तो 95 उत्तर होता, लेकिन परसेंटेज में बोला जाएगा तो उत्तर कितना होगा, 64% होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक बार इस सवाल को मैं आपको वैसे समझा देता हूं, है ना, जैसे थोड़ा सा आसान है। सवाल में बोला गया था कि पहला पेपर 200 का था, इसमें उसको 40% मिला है तो कितना मिलेगा, 80 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा पेपर 150 नंबर का है, इसमें कितना मिला है, आप बोलेंगे सर यही तो नहीं पता कि कितना मिला है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि दोनों पेपर का मिलाकर अगर 50% नंबर लेकर आता है तो वो पास कहलाएगा। तो दोनों का जो पूर्णांक है वो 350 है। इस 350 का अगर 50% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना होगा, 175 होगा, ठीक है ना। 175 नंबर अगर दोनों ही पेपर में मिलाकर वो लाता है तो वो पास कहलाएगा। 175 में से 80 नंबर वो पेपर 1 में ला चुका है, तो पेपर 2 में कितना लगेगा, आप बोलेंगे सर 95 लगेगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर उसको कितना आना चाहिए, 175 आना चाहिए। अगर अंकों में पूछा जाता तो उत्तर 95 हो जाता, लेकिन इसी बात को परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है ना। उसको 95 नंबर मिला है कितने में से, 150 में से। गुणा किससे करूंगा, 100 से करूंगा, क्योंकि परसेंटेज में क्या चाहिए, उत्तर चाहिए। 5 से काटा 2 बार, आप बोलेंगे सर यहां से 190, 3 से बार, तो 63.33% अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में परसेंट है, ठीक है ना। इस सवाल का एग्जैक्ट उत्तर नहीं आ रहा था, मतलब समथिंग समथिंग पॉइंट में उत्तर निकल के आ रहा था, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ देखो इस सवाल को आप लोग ट्राई करना, बाकी कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए हाँ हाँ, इन सभी सवालों के उत्तर मैं आपको कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, आज वाली क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इन सारे सवालों का उत्तर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अभी
कुछ दिन में थोड़े कम कम करवा रहा हूं, फिर जैसे जैसे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासों में, फिर वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।